दोस्तों नेटफ्लिक्स की तरफ से अभी हाल ही में ये अनाउंस किया गया है कि वो अपनी कॉस्ट कम करने के लिए 150 एम्प्लॉइज को जॉब से निकालने वाले हैं। असल में जिस नेटफ्लिक्स को हम ओटीटी के सबसे बड़े जायंट के रूप में जानते हैं, पिछले कुछ महीनों से उसकी बिजनेस परफॉर्मेंस काफी खराब चल रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में नेटफ्लिक्स ने ग्लोबली 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर लूज किए हैं और ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि अगले क्वार्टर में ये नंबर और भी कई गुना बढ़ सकता है। इस न्यूज के सामने आने के बाद से नेटफ्लिक्स का शेयर प्राइस 39% डाउन और कंपनी की वैल्यूएशन $50 बिलियन कम हो गई है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो कंपनी पिछले 12 सालों से लगातार ग्रो कर रही थी, अचानक से उसका डाउनफॉल कैसे शुरू हो गया। नेटफ्लिक्स के इस फॉल के पीछे रियल और मेन रीजंस क्या हैं और सबसे इम्पोर्टेंट वो कौन से बिजनेस लेसन्स हैं जो हम नेटफ्लिक्स के राइज एंड फॉल की इस स्टोरी से सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि नेटफ्लिक्स की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस नेटफ्लिक्स को आज हम एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के रूप में जानते हैं, असल में उसकी शुरुआत साल 1997 में एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड डीवीडी इन मेल सर्विस के रूप में हुई थी। दरअसल नेटफ्लिक्स के शुरू होने से पहले अमेरिका के अंदर ब्लॉकबस्टर नाम की एक कंपनी हुआ करती थी जो फिल्मों की डीवीडीज रेंट पर देने का बिजनेस करती थी। अब आज भले ही आपको ये बिजनेस अजीब लगे, लेकिन 90s के दशक में ये एक बहुत बड़ी मार्केट हुआ करती थी। एग्जाम्पल के लिए ब्लॉकबस्टर की ही अगर बात करें तो सिर्फ अमेरिका में ही इस कंपनी के 6000 से ज्यादा स्टोर्स चलते थे और इसे उस टाइम की गिनी चुनी $1 बिलियन कंपनीज में शुमार किया जाता था। ब्लॉकबस्टर का बिजनेस यूं तो काफी अच्छा था, लेकिन कस्टमर के नजरिए से इसमें एक कमी ये थी कि डीवीडी लौटाने में देर हो जाने पर उनसे भारी भरकम लेट फी चार्ज की जाती थी। ऐसे ही एक कस्टमर से जब $40 लेट फी के रूप में चार्ज किए गए, तब वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया कि उसने ब्लॉकबस्टर को सबक सिखाने के लिए अपनी खुद की मूवी रेंटल कंपनी शुरू कर दी। असल में दोस्तों ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के फेमस बिजनेसमैन रीड हेस्टिंग्स थे और जो कंपनी उन्होंने शुरू की थी वो नेटफ्लिक्स थी। अब चूंकि रीड हेस्टिंग्स अमेज़न के ऑनलाइन बिजनेस मॉडल से काफी इम्प्रेस्ड थे, इसलिए उन्होंने नेटफ्लिक्स को भी ऑफलाइन की जगह एक ऑनलाइन बिजनेस मॉडल के रूप में शुरू किया। उस समय ये बिजनेस कुछ इस तरह से काम करता था कि नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर ऑनलाइन जाकर अपनी पसंदीदा फिल्मों की एक लिस्ट तैयार करके कंपनी को भेज देते थे और फिर नेटफ्लिक्स उन सभी फिल्मों की डीवीडीज 2 से 3 दिन के अंदर उनके घर तक पहुंचा देता था। शुरुआत में नेटफ्लिक्स की ये सर्विस सब्सक्रिप्शन बेस्ड हुआ करती थी, यानी लोगों को नेटफ्लिक्स से डीवीडीज मंगवाने के लिए उसका मंथली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था। लेकिन कुछ समय बाद ही नेटफ्लिक्स ने ब्लॉकबस्टर की तरह डीवीडीज को सब्सक्रिप्शन की जगह रेंट पर देना शुरू कर दिया। अब नेटफ्लिक्स की सबसे खास बात ये थी कि इसमें कस्टमर्स से कोई भी लेट फी चार्ज नहीं की जाती थी और अपनी इसी पॉलिसी की बदौलत नेटफ्लिक्स सिर्फ कुछ ही समय में एक हाईली सक्सेसफुल कंपनी बन गई। इसके बाद नेटफ्लिक्स ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इंटरनेट के प्रभाव को देखते हुए साल 2007 में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के बिजनेस में भी कदम रख दिया और इस तरह दोस्तों उस नेटफ्लिक्स की शुरुआत हुई जिसे आज भी हम लोग दुनिया के सबसे बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म के रूप में जानते हैं। दोस्तों नेटफ्लिक्स के बिजनेस मॉडल की अगर बात करें तो ये कंपनी एक बड़े ही सिंपल सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल को फॉलो करती है, यानी नेटफ्लिक्स की सर्विसेज और इसका कंटेंट एंजॉय करने के लिए लोगों को इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है और उस सब्सक्रिप्शन से जो पैसा आता है वही कंपनी के रेवेन्यू जनरेशन का मेन सोर्स है। फिलहाल नेटफ्लिक्स अलग अलग वीडियो क्वालिटीज और फीचर्स के हिसाब से 3 अलग अलग प्लान्स बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम ऑफर करता है, जबकि इंडियन मार्केट में मोबाइल के नाम से इसका एक चौथा प्लान भी चल रहा है जो इसके बेसिक प्लान से भी ज्यादा सस्ता है। दोस्तों नेटफ्लिक्स द्वारा 2007 में अपने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी और यही चीज आगे जाकर इसकी सक्सेस में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी साबित हुई। दरअसल 2010 का शुरुआती दौर ऐसा था जब टीवी की दुनिया में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज को एक रिवोल्यूशनरी चीज माना जाता था और चूंकि उसकी शुरुआत नेटफ्लिक्स ने ही की थी, इसलिए इस रिवोल्यूशन को लाने का पूरा क्रेडिट भी उसी को दिया गया। नेटफ्लिक्स का ये नया मीडिया कंजम्पशन मॉडल लोगों को जहां काफी रास आ रहा था, वहीं केबल टीवी नेटवर्क अब इसके सामने आउटडेटेड लगने लगे थे। इसलिए बहुत सारे लोग केबल टीवी को छोड़कर नेटफ्लिक्स पर शिफ्ट होना शुरू हो गए और देखते ही देखते नेटफ्लिक्स का सब्सक्राइबर काउंट लाखों करोड़ों की गिनती क्रॉस कर गया। ये इनिशियल सक्सेस मिलने के बाद नेटफ्लिक्स ने तुरंत ही अपने पंख अमेरिका के बाहर दूसरे देशों में भी फैलाना शुरू कर दिया। जहां साल 2010 में ये कनाडा, कैरेबियन और लैटिन अमेरिका तक पहुंचा, वहीं 2012 में इसने अपनी रीच यूके व ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा दी। इसके अलावा साल 2012 से ही नेटफ्लिक्स ने अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करना भी शुरू कर दिया था और नेटफ्लिक्स की इस स्ट्रेटजी ने इसकी सक्सेस में एक बूस्टर का काम किया, क्योंकि नेटफ्लिक्स के पास अब एक ऐसा एक्सक्लूसिव कंटेंट मौजूद था जिसे लोग उसके प्लेटफॉर्म के अलावा कहीं भी नहीं देख सकते थे। इसलिए ये कंटेंट देखने के लिए और भी ज्यादा लोग नेटफ्लिक्स पर आने लगे। वैसे देखा जाए तो नेटफ्लिक्स की इस सक्सेस के पीछे एक अहम वजह ये भी रही कि शुरुआत के सालों में इसे चैलेंज करने वाला कोई भी मजबूत कॉम्पिटिटर मार्केट में मौजूद नहीं था और इसका फायदा उठाकर नेटफ्लिक्स तेजी से ग्रो करता गया।
अब यूं तो नेटफ्लिक्स ऑलरेडी दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनी में से एक बन चुका था, लेकिन अपनी सक्सेस का पीक उसने 2020 और 21 के दौरान देखा। असल में पैंडेमिक की वजह से जब लोग अपने घरों में कैद हो गए थे, तब टाइम स्पेंड करने के लिए उनके पास टीवी देखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। यही वजह थी कि पैंडेमिक के दौरान नेटफ्लिक्स पर करोड़ों नए सब्सक्राइबर्स जुड़े और कंपनी की वैल्यूएशन रिकॉर्ड बनाते हुए $306 बिलियन तक पहुंच गई। ये पैंडेमिक फेज नेटफ्लिक्स के लिए उसका गोल्डन पीरियड साबित हुआ। अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स का ये गोल्डन पीरियड ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया। इनफैक्ट साल 2021 के लास्ट में पैंडेमिक का एंड होने के साथ ही इसका डाउनफॉल भी शुरू हो गया। दरअसल साल 2022 के पहले क्वार्टर में ही नेटफ्लिक्स को 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर का लॉस हुआ था और कंपनी की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ कि इसने गेन करने से ज्यादा सब्सक्राइबर्स लूज किए थे। ये न्यूज जैसे ही लोगों को पता चली, कंपनी का स्टॉक प्राइस 39% डाउन चला गया और इसकी वजह से रातों रात कंपनी की वैल्यूएशन $50 बिलियन कम हो गई। कुल मिलाकर अगर देखें तो अब तक कंपनी की वैल्यूएशन अपने पीक पॉइंट से 70% से भी ज्यादा नीचे जा चुकी है और एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि आने वाला समय नेटफ्लिक्स के लिए और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। दोस्तों, नेटफ्लिक्स के इस सडन डाउनफॉल के पीछे कोई एक नहीं बल्कि अलग अलग कई रीजंस हैं और इसमें सबसे पहला रीजन है कंपटीशन। जैसा कि हमने आपको बताया कि शुरुआत में नेटफ्लिक्स के सामने कोई खास कंपटीशन मौजूद नहीं था और उस समय नेटफ्लिक्स ने बहुत तेज रफ्तार से ग्रो किया। लेकिन आज की अगर बात करें तो अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। आज इंटरनेशनल मार्केट में अमेज़न प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस और HBO मैक्स जैसे बड़े बड़े और सक्सेसफुल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो इस फील्ड में नेटफ्लिक्स को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, इन सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की सब्सक्रिप्शन फी भी नेटफ्लिक्स से कम है। यानी नेटफ्लिक्स इस समय दुनिया का सबसे महंगा OTT प्लेटफॉर्म है और ये भी उसके डाउनफॉल की एक अहम वजह है। इसके अलावा कोरोना पैंडेमिक ने जहां एक तरफ नेटफ्लिक्स को सफलता के शिखर पर पहुंचाया, तो वहीं दूसरी तरफ ये उसके डाउनफॉल का भी रीजन बना। दरअसल पैंडेमिक के दौरान लोगों के पास इतना ज्यादा खाली समय था कि अकेले नेटफ्लिक्स का कंटेंट उन्हें कम पड़ रहा था। ऐसे में लोगों ने नेटफ्लिक्स के साथ ही दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स का भी सब्सक्रिप्शन लेना शुरू कर दिया। अब यहाँ दिक्कत ये हुई कि बहुत सारे ऐसे लोग जो सिर्फ नेटफ्लिक्स यूजर थे, उन्हें दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट ज्यादा पसंद आने लगा और ऐसे में काफी सारे यूजर्स ने अपनी पसंद के अकॉर्डिंग नेटफ्लिक्स को छोड़कर दूसरे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट हो गए। इन सब के अलावा जो एक चीज नेटफ्लिक्स के डाउनफॉल का सबसे बड़ा और सबसे अहम रीजन है, वो ये कि नेटफ्लिक्स के एक्सक्लूसिव कंटेंट की क्वालिटी का डाउन होना। दरअसल शुरुआत में नेटफ्लिक्स का ओरिजिनल कंटेंट इतना जबरदस्त हुआ करता था कि सिर्फ उस कंटेंट को देखने के लिए लोग नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लेते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से नेटफ्लिक्स के ओरिजिनल कंटेंट की क्वालिटी काफी डाउन होती हुई दिखाई दी है और लोगों को ये साफ नजर आ रहा है कि नेटफ्लिक्स अब अपने कंटेंट की क्वालिटी पर पहले जितनी मेहनत नहीं कर रहा है। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग नेटफ्लिक्स को छोड़कर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट हो रहे हैं। नेटफ्लिक्स ने अगर अपनी इन सभी कमियों को दूर करने पर जल्दी ही कोई एक्शन नहीं लिया, तो वो दिन दूर नहीं जब नेटफ्लिक्स से दुनिया के नंबर 1 OTT प्लेटफॉर्म होने का खिताब छिन जाएगा। दोस्तों, नेटफ्लिक्स के राइज एंड फॉल की इस स्टोरी से पहला लेसन हमें ये मिलता है कि बिजनेस में कभी भी अपने कॉम्पिटिटर्स को कम नहीं आंकना चाहिए। नेटफ्लिक्स जब से शुरू हुआ है तभी से वो दुनिया का नंबर 1 OTT प्लेटफॉर्म बना हुआ है। यही वजह है कि नेटफ्लिक्स ने अपने कॉम्पिटिटर्स को हमेशा हल्के में लिया और आज वही कॉम्पिटिटर्स उनके सब्सक्राइबर्स और प्रॉफिट दोनों को खा रहे हैं। इसके अलावा इस स्टोरी से दूसरी अहम चीज हमें ये सीखने को मिलती है कि जिस फील्ड में कंपटीशन ज्यादा टफ होता है, वहाँ प्राइसिंग भी बहुत मायने रखती है। लेकिन नेटफ्लिक्स ने टफ कंपटीशन होने के बावजूद भी अपने प्राइस को कभी कम नहीं किया। उल्टा समय के साथ वो अपने सब्सक्रिप्शन प्राइस को लगातार इंक्रीज करते गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोगों को दूसरी स्ट्रीमिंग सर्विसेज ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगने लगी और लोग नेटफ्लिक्स को छोड़कर दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट हो गए। और अंत में इससे तीसरा लेसन हमें ये मिलता है कि चाहे आप अपने बिजनेस के फील्ड में नंबर 1 ही क्यों ना हो, आपको क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। नेटफ्लिक्स अपने ओरिजिनल कंटेंट की जिस क्वालिटी की वजह से नंबर 1 बना था, उसने उसी कंटेंट की क्वालिटी को मेंटेन रखने पर ध्यान नहीं दिया और इसकी वजह से जो लोग कई सालों से नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर थे, वो भी आज इसे छोड़कर दूसरी सर्विसेज को अपनाने पर मजबूर हो गए। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद।